अस्सलाम वालेकुम। जी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मोहम्मद आरिफ, सादिक, आप लोगों को क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा, सॉरी एडमिन डिपार्टमेंट काइंडली ये शेयर स्क्रीन को ज़रा एबल कीजिएगा, डिसेबल हुई हुई है काइंडली। वालेकुम सलाम जी सादिक, कैसे हैं आप? आपका फर्स्ट डे है आज? हेड ऑफिस से सर कौन बैठे हुए हैं? काइंडली स्क्रीन को ज़रा एबल कीजिएगा, डिसेबल हुई हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उस पर, शेयर स्क्रीन पर। सादिक, आपका फर्स्ट डे है आज? चले, इतने मेन वाला ये रेजिस्ट्रेशन खत्म होती है शेयर स्क्रीन की। आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, जो हमने चैप्टर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की हमने बातें की थी, कुछ स्पेसिफिक टाइम की हमने बातें की थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की श्योरिटी की हमने बातें की थी, उसके राइट्स लायबिलिटीज की हमने बातें की थी, क्वांटम में रूट वगैरह हमने चीजें हमने पढ़ी थी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में। उसके अकॉर्डिंगली किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो रिगार्डिंग ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, रिगार्डिंग ऑल प्रीवियस चैप्टर्स एंड करंटली जो लास्ट वीक में हमने पढ़े थे, किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सादिक, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, आपका फर्स्ट डे है आज? अच्छा, आपका फर्स्ट डे है आज, तो पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? आप आपको मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पॉसिबल फॉर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सादिक, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ सर, आप सुनाइए, खैरियत है? शुक्र आपका अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? सर कुछ इशू थे घर में, इस वजह से। अच्छा, यस सर।
चले खैर, अब तो खैर मोस्ट ऑफ द चैप्टर तो बेसिक तो वैसे। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है, कॉमर्स है क्या है? FSC है सर, मेडिकल है, प्री मेडिकल। माय गॉड, खैर डोंट वरी अबाउट दिस। मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट तक तो हमारा तकरीबन समझ लें कि 60% तो हमारा कवर है। नहीं खैर, बेसिक्स तो आपको वैसे क्लियर है। पहले आपने कहीं लेक्चर लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं, या अभी यहीं से एंगेज होना है? सर हाँ, बेसिक क्लियर है लगभग। अच्छा, खैर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर भी मौजूद होंगे, अगर नहीं यस है सर, तो यस सर। डिपार्टमेंट से ले लीजिएगा। कोशिश करें रिकॉर्डेड है वो मेरे भी पास। मैं। हाँ, रिकॉर्डेड है ना, तो वो कोशिश करें डेली के, वैसे इतना कोई ज़्यादा नहीं है। यस घंटा सर। 2 घंटे उस पर साथ साथ लगाते रहें। नंबर ग्रुप में वैसे है आपके पास, ईमेल है, वट एवर यू वांट, जब आप चाहें कांटेक्ट आप कर सकते हो। किसी किस्म के छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं आपके यहाँ पर, बाकी भी ग्रुप में कुछ यस सर। कोलीग वगैरह भी होंगे। सर ये हमें कहाँ कोशिश। पे देखकर तैयारी करना पड़ता है? क्या चीज़ कह रहे हैं, सॉरी? सर मैं कह रहा हूँ ना कि नोट्स है या बुक है, हम कहाँ देखकर मतलब तैयारी कर रहे हैं? जस्ट फॉलो द बुक, नथिंग एल्स। सिर्फ बुक में जो मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें आपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। बाकी आपका जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यूज बेस है। कोशिश आपने करनी है। कुछ ग्रुप में मैं असाइनमेंट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ, खैर अनफॉर्चुनेटली कुछ 2 वीक से मैं असाइनमेंट मतलब कि एंगेज नहीं कर रहा। कुछ मिस हैपनिंग की वजह से, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, डोमेस्टिक रीजन की वजह से, कुछ फ्यूनरल प्रेयर्स वगैरह की वजह से कुछ डेथ वगैरह हो गई फैमिलीज में। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन से आपको यह है कि कुछ असाइनमेंट्स भी मिला करेंगी आपको, साथ साथ कुछ चैप्टर वाइज मिला करेंगी, कुछ केस स्टडीज टाइप आपको मिलेगी, ताकि यह है कि आप लोगों को भी क्लियर हो। लेकिन मीनवाइल जब तक आपको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगी, जब तक आके आप थोड़ा सा ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। जैसे लेक्चर दे रहे हैं उस दरमियान में कुछ टर्मिनोलॉजी जाएंगी, बाकियों को कुछ पता होंगी, आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आएगी, दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। लेकिन जैसे ही वो आपने लाजमी पूछ लेनी है सही है साथ सर। साथ। कि आप वहीं पर, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आती है, वहीं पर आप स्टक होके बैठ जाएंगे, सर ये तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन उसको बार बार आप मेरे से पूछे, ऑन द स्पॉट है, मुझे स्टॉप आप कर सकते हो, डोंट वरी। ओके सर। लेकिन सही है। मीनवाइल आपने प्रीवियस लेक्चर को लाजमी पर डे घंटा भी दे लें तो मोर सफिशिएंट है। सही है सर। हाँ चलें, बेस्ट ऑफ लक। थैंक आई यू थिंक सर। ठीक है, शेयर स्क्रीन ओके हो गया है, मैं आपके साथ शेयर करता ठीक है। हूँ। जी जी। ये बाकी किसी स्टूडेंट का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी, मोहम्मद उसामा। अनीस। एहसन। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये है कि चैप्टर हम दोबारा ये है कि स्टार्ट करते हैं प्लेज से। चलें हम प्लेज से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ थीम हमने अंडरस्टैंडिंग वगैरह कर ली थी। एक बार ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूँ। हमने उस दिन एक टाइप कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमने चैप्टर कुछ हमने पढ़े थे। सबसे पहले था उसमें कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट। कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था। इसमें इन शॉर्ट थोड़ा एग्जांपल बड़ी मतलब मशहूर है कि टिपिकल हम देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी घर पर भूले से कुछ चीज छोड़ जाता है बाय मिस्टेकनली। अब वो अपनी समझ कर वो उसको यूज नहीं करनी चाहिए। अगर वो यूज करता है तो ऑब्वियसली ही इज लाइबल टू पे द कंसिडरेशन। उसको रेसिप्रोकल में कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्चुअली ये प्री प्लान नहीं होते। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स होती हैं, एग्रीमेंट बनता है, प्रॉमिस होता है, ऑफर होता है, इस तरह की कोई टाइप नहीं होते। ये इम्प्लॉयडली एक अनइंटेंशनली आपका बन जाता है। दैट इज कॉल्ड द कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली हमने कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग होने पर चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। इस तरह हमने कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इस तरह कंटिंजेंट को एक क्वांटम मेरोड की हमने बातें की थी। इसकी कॉसिक कॉन्ट्रैक्ट की हमने पढ़ी कि फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा, पेमेंट अगर कोई अंडर क्वेश्चन में आके दे दिया, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मेरोड की हमने कुछ बातें की थी।
क्वांटम मेरिट ऑलवेज कहते हैं क्वांटम मेरिट अप्लाइज इन द फॉलोइंग केसेस। जिस हमने ये बात की थी कि वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड, कि यार या तो गलत हो जाता है, मतलब कि या तो वाइड एग्रीमेंट होगा या बिकमिंग वाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा होगा। कुछ पर्सन इंजॉइंग द बेनिफिट, उससे अगर फ्री में कुछ चीजें उससे बेनिफिट उसने अवेल कर लिया है तो ऑब्वियसली ही इज लायबल टू रिकवर दोस थिंग्स, वो वापस भी करेगा। इसी तरह एक्टिंग प्रिवेंटिंग कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस की हमने बात की थी, विजिबल कॉन्ट्रैक्ट की हमने बातें की। इन सारों केसेस में हमने क्वांटम मेरिट की एप्लीकेशन हमने वन बाय वन उस दिन देखी थी। सेकेंडली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की हमने बातें की थी कि यार किसी इवेंट की कंटीजेंसी अप्रोच, किसी इवेंट के होने या ना होने पर चीजें डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली चांस इक्वल होगा, होने का भी ना होने का भी। इसको फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के वेजिंग एग्रीमेंट के साथ सुनाता है कि वेजिंग एग्रीमेंट जो कि शर्ती है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार बेट की बेसिस पर होते हैं, लेकिन ऑल वेजिंग एग्रीमेंट और दी वाइड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होते हैं, वेजिंग एग्रीमेंट वाइड होते हैं। फिर हमने कुछ इसमें डिफरेंसेस पढ़े थे कि यार उसमें वैलिडिटी का एक इशू होगा, इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज का इशू होगा। वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली उनका नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस ऑफ नॉन अकरेंस, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता एक्सेप्ट फॉर द विनिंग और लॉस, सिर्फ जीतना और हारना, सिर्फ दो ही चीजें होती हैं और थर्ड चीज का वजूद ही नहीं होता। लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसके अलग चीजें होती है, जैसे इंश्योरेंसेबल इंटरेस्ट है, हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि फ्यूचर में कुछ नहीं होता, उसको हम सिक्योर करने के लिए आज हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसकी, कि इवेंट क्या होता है, अनसर्टन होता है। इसमें एक ही बंदा होता है शर्ती है, जिसको कहते हैं कि यार डिटरमिन कर लेता है कि यार आप उसको पैसे दे देते हो कि नहीं यार आपने इस बॉल पे छक्का मारना ही मारना है या आउट ही होना है, तो हम उसमें कंफर्म कर लेते हैं। कुछ सर्टेनिटी ऑन द इंडेमनिटी की हमने बातें की, राइट्स ऑन द इंडेमनिटी होल्डर की हमने बातें की। 3 कंडीशन उसने कहा था कि ये फुलफिल होनी चाहिए, कि मस्ट बी अकम्प्लिश्ड इन पे ऑफ एनी सूट की केस में, ये तीनों कंडीशन आपकी एट द सेम टाइम अपने गवर्नर ने कहा था कि पूरी होनी चाहिए। कुछ फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने कहा कि ट्रिप्लिकेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो कि डेटर की, क्रेडिटर की, लेने वाले की गारंटी दे रही होती है कि यार आप इसको दे दो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, फ्यूचर में अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो वो लाइबल होगा। उसकी कहाँ तक अवेलेबिलिटी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, पार्टीज एसेंशियल्स हमने पढ़ी, फिर काइंड्स ऑफ गारंटीज हमने पढ़ी, नेचर ऑफ श्योरिटीज, लायबिलिटी हमने पढ़ी, राइट्स ऑफ श्योरिटी पढ़ी, श्योरिटी डिस्चार्ज कब कब होगी, मतलब कि श्योरिटी देने वाला, गारंटी देने वाला कब कब होगा। फिर डिफरेंस हमने पढ़े कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ये है कि हम प्लेज की तरफ चलते हैं। फिर जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी इज़ा, अशर, इज़ा आपको क्लियर है? आई थिंक लास्ट वीक में पता नहीं कोई टेक्निकल इशू था या कुछ और था। जी सर, अच्छा जी आपको क्लियर है। ये थोड़े से मैंने पहले बताया था, थोड़े से खुश चैप्टर हैं, लेकिन तो और मिक्सअप होने के चांसेस इन चैप्टर में बड़े हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं ना वो दिमाग का ढक्कन खोल के बातें सुननी होती हैं, तो वो लाजमी कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट, छोटी छोटी बातों में डिफ्रेंशिएशन होती है, वो लाजमी। थोड़ा से ये खुश्क चैप्टर है। अच्छा चले हम प्लेज की तरफ स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा हम प्लेज था एक, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। प्लेज आपने रोजमर्रा जिंदगी में सुना होगा कि यार मैं प्लेज करवाने जा रहा हूँ, मैं गिरवी रखवाने जा रहा हूँ, मैं मॉर्टगेज करवाने जा रहा हूँ, तो ये वहां से वर्ड निकले हुए प्लेज। प्लेज में कुछ चीजें होती है, एक बेलमेंट कुछ टाइप्स होंगी, कुछ टाइप्स ऑफ बेलमेंट होंगी, राइट्स ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी, प्लेज करने वाला और प्लेज करवाने वाला, मतलब कि जिसके पास हम रख रहे हैं वो प्लेजी एक बंदा होगा। इसी तरह प्लेज बाय नॉन ओनर्स, जो अगर ओनर भी नहीं है उसके केस में क्या होगा। फिर डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट के केस में क्या है। अब हम बेलमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले बेलमेंट कहते किसको हैं? हम कहते हैं कि द बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स की डिलीवरी है बाय वन पर्सन, एक पर्सन की तरफ से, टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी दूसरे पर्पस पर्सन की तरफ
किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई उनका कोई मकसद होगा क्या, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दिस शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा, बी रिटर्न, उसको वो चीज वापस दे दी जाएगी, एंड अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग टाइम। देखो हम गिरवी में यही करते हैं कि यार विद इन अ स्पेसिफिक टाइम हम जमीन वगैरह हम पे गिरवी रखवा लेते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं कि यार जब आपको पैसे मैं वापस दे दूंगा, वो पर्पस मेरा खत्म हो जाएगा, तो ये चीज मैं वापस कर दूंगा, ये चीज मुझे वापस कर दीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है, या तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, या तो वो क्या करता है, अगर वो पैसे नहीं देता तो उस चीज को वो क्या करते हैं, सेल आउट करके वट एवर जो भी उस टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पर होती है, और वो उसको खत्म करके आपको वो चीज वापस कर दी जाती है, जो भी डायरेक्शन होती है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। दैट इज कॉल्ड द बेलमेंट। अब द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बेलर, बेलियर विच मीन्स टू डिलीवर, जिसका मतलब क्या होता है, कुछ डिलीवर करना फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए। The analysis of the above law also reveals that if a person is already having had possession of the goods, अगर उसकी पहले से possession है of the goods of another, contracts to hold them as a bailey, he thereby becomes the bailey and the owner becomes the bailor। Owner कौन होगा, bailor, और जिसके पास रखवा रहे हैं वो चीज, वो क्या होगा, बेली, although they may not have been delivered by way of bailment। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि नरगिस delivers a piece of cloth to मुनीर, जो कि एक टेलर है, to be stitched into a suit, उसको सूट में स्टिच करने के लिए, there is a contract of bailment between नरगिस and मुनीर। ऑब्वियसली जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, वो उसको क्या कर देगा, वापस कर देगा। इस तरह सेकंड एग्जांपल है, आसिम lends a laptop to बासित to be returned after the examination। वो क्या कर देगा, to be returned after the examination के बाद, कि जब उसके एग्जाम हो जाएंगे वो लैपटॉप उसको वापस कर देते। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिटवीन आसिम एंड बासित। इस तरह एन इंश्योरेंस कंपनी places a damaged insured car of Ahmed in possession of Rashid। A repairer, Ahmed is the bailor, the insurance company is the bailey and Rashid is the sub bailey। आगे उसने सब पॉइंट किया हुआ है। किसी को बेलमेंट के टॉपिक में ना समझ आई हो तो प्लीज आस्क। क्लियर है सबको? जी, इजा, सादिक, अनीस, आप लोगों को सबको क्लियर है? सादिक, यस, बेलमेंट एग्रीमेंट ही होता है, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बनने से पहले कुछ ऑफर होती है, फिर उसके बाद प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस के बाद वो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, जब उसको लॉ को इम्प्लीमेंट लगते हैं, जब उस पर लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जाता है, कोई ना कोई लॉ इससे इम्प्लीमेंट किया जाता है कि टूल्स के थ्रू, जैसे लॉ के स्टैम्प पेपर ले लिया, इसके थ्रू हमने रिटर्न कर लिया, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो बेलमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जरूर होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर नहीं होता। ये आप प्रीवियस लेक्चर, जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ेंगे सादिक, आप तो क्लियर होगा आपको चीजें ना। देखो बेलमेंट एग्रीमेंट ही होता ही है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाता है, ऑल्दो इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, वो एग्रीमेंट तो कंफर्म है ना। चलें हम एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। अब बेलमेंट की एसेंशियल्स क्या हैं, कि एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ द बेलमेंट, एलिमेंट ऑफ द बेलमेंट और एग्रीमेंट। सबसे पहले तो यार एग्रीमेंट भी होगा, जिस तरह पे सादिक ने कहा कि यार एग्रीमेंट तो कम्प्लीमेंट्री है। एक बात ध्यान में नशीन कीजिएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस तरह भी जो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें हमने जब स्टार्ट में हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, all the essentials elements of the contract are also the essential of each type of contract। हर एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल तो वो तो कंफर्म करनी ही करनी है। जैसे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट हमने पढ़ी है कि यार सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। बेलमेंट इज यूजुअली क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड बेली। इट मे बी ग्रेचुइट्स, मतलब कि फ्री भी हो सकता है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं हो सकता, जरूरी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो। विदाउट कंसिडरेशन और नॉन ग्रेचुइट्स विद कंसिडरेशन,
द एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी फॉर्म ऑफ में एक्सप्रेस किया जाए या इम्प्लाइडली भी हो सकता है। इन केस ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड द बेलमेंट इज इम्प्लाइड बाय लॉ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स द बेलमेंट इज इम्प्लाइड बाय लॉ लाइक अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कि सबसे पहले उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कम्प्लीमेंट्री, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स की डिलीवरी कम्प्लीमेंट्री है। अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी तो आपका कम्प्लीमेंट्री अपना सॉरी बेलमेंट नहीं होगी। The delivery must be voluntarily. The delivery of jewelry by its owner to a thief who shows a revolver, कनपट्टी पे गोली रख के does not create a bailment contract, वो नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए, voluntarily होना चाहिए, कंसेंट उसकी लाजमी होनी चाहिए। भी हमने चीजें पढ़ी हुई कि फ्री ऑफ कंसेंट हो। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कंसेंट नहीं होगी तो आपका ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं डेवलप होगा, वो वाइडेबल रहेगा until the time of जब उसकी कंसेंट फ्री हो जाएगी। तो क्या कहे, द डिलीवरी मस्ट बी फ्री होनी चाहिए। सादिक ऑब्वियसली जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ चीजें होती हैं तो वो रिटर्न में भी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं रिटर्न में भी हो ओरल, लेकिन हम लॉ के अंदर रिटर्न की पावर ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू ओरल, बट ओरल इज आल्सो विल बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट वर्थ ज्यादा होती है रिटर्न की विद रिस्पेक्ट टू ओरल। हमने ऊपर बात की एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। नाउ डिलीवरी मे बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, एक्चुअल डिलीवरी इज व्हेन गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, बाय वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी ऑफ अ कार टू मैकेनिक फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, फिजिकली जब उसको डिलीवर की जाएगी पर्सनली तौर पर। और कंस्ट्रक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिकल डिलीवरी may be made by doing something which has the effect of putting the goods in the possession of intended daily or any person authorized to hold them on his behalf, कि किसी पर्सन को इस तरह हमने ये कि सिंबॉलिकली तो ऐसा लगे कि यार डिलीवरी होगी लेकिन एक्चुअल में डिलीवरी ना होगी, इंटेंशन आपने जाहिर कर दी हो कि यार ठीक है आपके ब्याह पर इधर आ गया ऑथराइज सेगमेंट है, तो दिस मींस द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड टू द बेली विदाउट एक्चुअली हैंडिंग ओवर द गुड्स फिजिकली। The delivery of a railway receipt amounts to deliver of the goods. थर्ड वन है पर्पस, इनमें पर्पस भी होना चाहिए, किसी पर्पस के लिए उसको प्लेज करवाया जाए, ट्रांसफर की जाए प्रॉपर्टी, सच एज द पर्सनल सर्विसेज, safe custody, some work to be done upon and construction and transportation. Must be एक पर्पस होना चाहिए। फोर्थ वन है रिटर्न ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स, जब वो बेलमेंट खत्म हो जाए, जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द गुड्स आर आइदर रिटर्न और डिस्पोज ऑफ एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर आफ्टर द पर्पस इज अचीव्ड। हमने शुरू में डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी कि वो जब पर्पस आपका अकम्प्लिश हो जाए तो वो उसको रिटर्न करेगा, इररिस्पेक्टिव अगर कोई डिफॉल्ट ना हो तो। ये एसेंशियल्स हैं आपके, चारों एसेंशियल्स आगे पर्पस होना चाहिए, रिटर्न ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए। यहां तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको एसेंशियल्स क्लियर हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बेलमेंट। हमने एसेंशियल्स पढ़ ली, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ अ बेलमेंट। बेलमेंट कितनी टाइप्स की होती है, एक ग्रेजुएट्स, एक नॉन, मतलब कि इन शॉर्ट एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक कॉस्ट के साथ। हमारे यहाँ बड़ा पंजाबी बड़ा मशहूर है कि हफ्ता जाए मुफ्ता ना जाए, हमारी तो सबसे पहले वैसे कोशिश होती है कि फ्री ऑफ काम ही हो जाए। खैर पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वेयर नो कंसिडरेशन, जिसके दिमाग में कंसिडरेशन नहीं होती, पासिस बिटवीन द बेलर एंड बेली। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर कंसिडरेशन इज द कंप्लीमेंट्री एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, ये टू मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, देन ये क्या है? देखो कंसिडरेशन एक पर्सन से पासिस नहीं होंगी,
लेकिन वो क्या है कि यार जिसे हम कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट, गिफ्ट की टाइप में जिस तरह हम चीज एक दे देते हैं, लेकिन वो क्या होती है, होती जरूर है। अल्टीमेटली एक पर्सन है कॉन्टेक्ट हो गया कि यार ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेरा काम कर दो, कुछ ना कुछ तो उस फॉर्म में दिया हो कि बेशक उसकी कंसिडरेशन मूव ना हुई हो एक दूसरे से दूसरे, लेकिन अल्टीमेटली इंडायरेक्टली ना हो रही होती है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं यार को पैसे ना दिए जाए उसके अगेंस्ट में। एक तो वो है, ये रिवॉर्ड की बेसिस पर है एक्चुअली। दूसरे नॉन ग्रेजुएट्स, नॉन ग्रेजुएट्स आगे आपकी इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वेयर सम कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड बेली, जिसमें कंसिडरेशन पास होगी उसको हम नॉन ग्रेजुएट्स क्या कहते हैं। एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि जहीर लैंड्स हिज लैपटॉप टू इमरान फॉर हिज वर्क विदाउट एनी चार्ज, दिस इज द ग्रेजुएट्स बेलमेंट एज नो कंसिडरेशन। और इसी तरह अगर वो चार्ज कर लेता तो वो आपकी सेकंड वाली टॉर्च बन जाती है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। सबसे पहले क्या था, रिवॉर्ड की बेसिस पर। दूसरा क्या है, बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। सबसे पहले क्या है कि बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, exclusive benefit, a contract of bailment which is executed, a contract of bailment which is executed only for the benefit of the bailer। बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव, सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए बेलमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो एग्जीक्यूटेड हुआ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर के लिए, वो हम करेंगे। इसी तरह बेली के बेनिफिट में भी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो कि सिर्फ बेली के लिए ही होगा। अब एक है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जिसमें दोनों का बेनिफिट एग्जीक्यूट हो रहा होगा। एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कैसे, कि जाहिद हु इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस डिलीवर्स his tablet to Yasir for proper care, the bailment is exclusive benefit of Zahid। कि यार वो कॉन्फ्रेंस में जाता जाता उसको पकड़ा के कि यार इसका ख्याल रखना, अगर वो लॉस वगैरह भी हो जाए तो बेनिफिट मतलब कि नुकसान ऑब्वियसली एक ही बंदे का है ना, यहाँ पर बेलर का ही। इसी तरह बेली का है, Zahid lends a laptop to Imran for Imran's assignment for a day without any charge, the bailment is exclusive benefit of the Imran Beli। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कि आजम hire the car from Babar at hourly rate of ₹500, this payment is mutual benefit for Azam जो कि कार यूज करता है और बाबर अर्निंग फॉर द हायर चार्जेस। तो देयर कैन बी टू मोर टाइप्स ऑफ बेलमेंट। वो कौन सी, एक सब बेलमेंट हमने ऊपर भी पढ़ी थी, सब बेलमेंट, और एक दूसरा प्लेज है। प्लेज में एक पॉन होता है जिसको हम पॉन भी कहते हैं। सब बेलमेंट क्या है कि सब लीज जिसको हम कहते हैं ना कि यार सब Bailey is the person to whom the actual possession of the goods is transferred by someone who himself is not the, जो कि यार उस पर्सन से अगले पर्सन की तरफ जाए जो कि खुद ही ओनर ना हो। कहते हैं कि himself is not the owner of the goods but he has a present right to possession of the them as Bailey of the owner, where the Bailey sub-bails the goods with the authority of the owner, the relationship between the owner and the sub bailey is that the bailor and bailey। सब बेलमेंट में किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है ये जी? इजा, सातिक, ओके ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं प्लेज, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट। हम डेट की पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस के लिए इस कॉल्ड द प्लेज। हम बेलमेंट क्या करवाते हैं कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के जब हम बात करवाते हैं वो कहलाती है आपकी प्लेज, जिसको हम कहते हैं ना कि गिरवी रखवाना। फॉर द उसके अगेंस्ट में जाहिर बात है हम सिक्योरिटी भी कुछ रखवाते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेलर पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। मैंने लोन लिया उसकी अगेंस्ट पे मैंने रखवा दिया एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड द पानर और प्लेजर, करवाने वाला। और जिसकी करवाया जिसके पास करवाई वो पानी होगा या प्लेजी होगा। द बेली पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और अ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड द पानी और प्लेज।
So any kind of movable property, goods, documents, valuables may be pledged, but delivery is necessary to complete the pledge. इसमें necessary है एक पर्सन दूसरे पर्सन में करवाना, वो भी voluntary, और delivery may be actual भी हो सकती है और constructive भी हो सकती है. हम सेटलमेंट की नीचे एग्जांपल कोड कर लेते हैं. इंश्योरेंस कंपनी प्लेस अ डैमेज इंश्योर्ड अ कार ऑफ अहमद इन पोजेशन ऑफ राशिद. A repairer, Ahmed is the bailor, the insurance company is the bailee, or Rashid is the sub-bailer. Sub-bailee, sorry. Insurance company क्या है कि placed the damages insured a car of Ahmed in possession of Rashid के पास थी, जो कि एक रिपेयर करने वाला है. Ahmed is the bailor. अब इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, इज द बेली, एंड जो राशिद है वो सबका सब बेली होगी. प्लेज की सूरत में बाबर लैंड्स आजम 90,000 एंड कीप्स हिज रोलेक्स वॉच, उसने सिक्योरिटी ऑफ डेट के तौर पर रख ली. द बेलमेंट ऑफ अ वॉच इज द प्लेजी. आजम इज द पानर होगा, बाबर इज द पानी होगा, मतलब कि ये प्लेजी होगा और ये प्लेजर होगा इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. स्टूडेंट यहाँ पर हम नमाज की ब्रेक ले लेते हैं. आफ्टर 10 मिनट्स 8 to 10 मिनट्स विल बी राइट बैक. हम 6:42 पे 43 मिनट्स पे विल बी राइट बैक इंशाल्लाह.
अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके जी, आगे नेक्स्ट हमें पढ़ना था राइट्स ऑफ प्लेजर एंड प्लेजी। ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, एक प्लेजर है जो प्लेज करवाने वाला है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी सिक्योरिटी के लिए, किसी पैसों वगैरह के लिए कोई प्रॉपर्टी को अगर हमने गिरवी रखा हुआ है, तो राइट्स ऑफ प्लेज एक किस्म का करने वाले का क्या होता है कि यार जब उसने सारे के सारे पैसे पे कर दिया तो ऑब्वियसली ही हैज द राइट टू रिकवर द थिंग्स जो कि उसने प्लेज के तौर पर रखवाई है। और जिसके पास रखवाई है उसका क्या राइट है, या उसको वापस में वो रिटर्न जिसके अगेंस्ट में उसने सिक्योरिटी दी है वो उसको वापस मिल जाए और डेट उसको वापस मिल जाए उसके केस में, और वो उसकी उसी तरह रीजनेबल केयर करे जो कि खुद अगर उसकी अपनी चीज होती वो रहनी थी। ये सारे के सारे जाहिर बात है उसके राइट बनते हैं, और दूसरे की एक बंदे के अगर राइट है तो दूसरे की ऑब्वियसली उसकी लाइबिलिटी बनती है। वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट ऑफ अ प्लेजर, राइट टू गेट बैक गुड्स, वही बात है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस और रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट इफ एनी द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द गुड्स प्लेज। अगर वो वापस कर चुका है इंटरेस्ट के साथ, अगर जो भी उसकी कमिटमेंट है वो वापस कर चुका है, तो क्या है उसका राइट बनता है कि उसकी गुड्स को वापस किया जाए। इस तरह राइट टू रिडीम डेट इफ द पार्टनर मेक्स, अगर कोई जाहिर बात है देने से वो रीपेमेंट ऑफ द लोन है और इंटरेस्ट है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो ऑब्वियसली उसके परफॉर्मेंस पे क्या करेगा, वो जो भी उसका स्टिपुलेटेड टाइम है, ही मे स्टिल रिडीम द गुड्स, वो उसको जो गुड्स है उसको वापस देने की बजाय उसको रिडीम कर सकता है अपने पास टिल दैट टाइम, जब तक वो उसका क्लियर नहीं होता। लिखा हुआ है ही मे स्टिल रिडीम द गुड्स प्लेज एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ द इन दिस केस ही मस्ट पे इन एडिशन, अगर कोई उसके एक्सपेंसेस वगैरह लगे हैं, ही आल्सो लायबल टू पे दोज एक्सपेंसेस, वो लायबल होगा जाहिर बात है, व्हिच हैव अराइजन फ्रॉम हिज डिफॉल्ट, जो कि उसके डिफॉल्ट की वजह से उसको उठाने पड़े हैं। राइट टू सी, उसका राइट बनता है अगर ड्यूरिंग डेट जो भी है उसके राइट अगर बनता है कि उसने भाई सेल तो नहीं कर दी, इन शॉर्ट सी बात है, और पैसे देता रहे और बाद में उसको पता लगे कि भाई उसकी गुड्स तो सेल हो गई है, तो उसका हक बनता है वो देख सकता है पार्टनर प्रिजर्व के कैसे उसने रिजर्व में रखी हुई है, कैसे नहीं रखी हुई, प्रिजर्व द गुड्स प्लेज एंड प्रॉपर्टी मेंटेन, वो कैसे वो मेंटेन कर रहा है। इस सारे नीचे उनकी एग्जांपल दी हुई है। इसी तरह राइट्स ऑफ प्लेज ही है, अब उसके राइट्स होंगे, इनकी लायबिलिटी होंगी, और इसके राइट्स होंगे तो राइट्स वो प्लेजर की लायबिलिटी होंगी। इसी तरह राइट ऑफ क्या है कि राइट ऑफ रिटेन है, द पार्टनर द पानी में रिटेन द गुड्स, वो रिटेन कर सकता है प्लेज फॉर द पेमेंट ऑफ दैट, अगर उसकी प्रॉमिस और प्रॉमिस उसके लिए पेमेंट के लिए रहती है तो वो रिटेन कर सकता है। इंटरेस्ट अगर उसका रहता है तो रिटेन कर सकता है। अगर कोई उसके नेसेसरी एक्सपेंस है जो कि उसके डिफॉल्ट वगैरह की वजह से किसी भी फॉर्म की वजह से उसके टेक केयर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस देखे वो रिकवर करने के लिए वो भी रिटेन कर सकता है। राइट ऑफ रिटेनर फॉर द अदर एडवांसेस, अगर कोई और प्रिजम्पशन है देन when the pani lends money to the same partner after the date of the pledge, the right of the retainer over the pledged goods extends to the subsequent के ना बाद में आने वाला advances also unless otherwise agreed upon, अगर कोई दूसरी चीजें कंडीशन अगर उन्होंने एग्री कर ली ही है तो एक अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, राइट ऑफ रिटेनर ओवर द प्लेज गुड्स वो एक्सटेंड कर सकता है कोई भी सब्सिक्वेंट, जब तक वो एडवांस जो भी उसने दिए हुए हैं जब तक वो क्लियर ना हो। If the goods are separately secured, अगर separately secured then such presumption will not be। Third one है right to extraordinary expenses, उसका जो भी expenses है the partner is entitled to receive from the partner extraordinary expenses incurred by him, जो उसने incur किए जो ऊपर हमने बात की वो रिकवर करने का मजाज है, सीधी सी बात है, उसको टेक केयर करने के जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं। राइट अगेंस्ट द ट्रू ओनर व्हेन द पार्टनर इज एंटाइटल्ड, आपको बाद में पता लगे कि भाई उसकी तो चीज ही नहीं थी, उसने जो मेरे पास गिरवी रखवाई थी, तो उसका राइट बनता है कि टू ओनर को अगेंस्ट में टू ओनर, जब वो पार्टनर का आपको पता लगे कि भाई तो उसका टाइटल ही डिफेक्टिव था, उसकी तो चीज ही नहीं थी, तो व्हेन द पार्टनर हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड बाय हिम अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रेस्टेड, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा एट द टाइम ऑफ प्लेज, द पानी रिक्वायर्स अ गुड टाइटल, वो उससे रिक्वायर करेगा भाई मुझे पास एक्चुअल ओनर को लेकर आओ, प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ and without notice of the partner's defect of title।
गुड फेथ में वो लेकर आए, वो ना कि बाद में भी किसी और को बंदेबाजी करते हैं भाई ये तो इसकी चीज है, एक्चुअली वो भी उसी की ना, मतलब कि गुड टाइटल अगेंस्ट द ऑनर, उसका राइट बनता है कि भाई वो कह सकता है कि भाई एक्चुअल ऑनर को लेकर आओ। नेक्स्ट वन है कि राइट वेयर पार्टनर मेक्स डिफॉल्ट, जब पार्टनर मेक डिफॉल्ट है वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लाइक दिस, अगर वो ये जो मैंने डिफॉल्ट के केस में पढ़ा था, इन केस ऑफ ही मस्ट पे द जो भी एडिशनल कोई भी एक्सपेंसेस होंगे ही इज लाइबल टू रिकवर, सॉरी लाइबल टू पे, कहता है इफ द पर्सन मेक्स डिफॉल्ट in payment of the debt of a performance of the promise, then the pani can exercise the following rights. क्या है राइट टू सू, वो सू कर सकता है। द पानी मे फाइल अ सूट अगेंस्ट द पानर अपॉन द डेट और प्रॉमिस and may retain the goods pledged as a collateral security. उसका राइट है कि वो सू कर सकता है, वो केस कर सकता है। द पानी में फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनर अपॉन द डेट एंड प्रॉमिस और ही मे रिटेन, जो भी गुड्स वो कर सकता है, और उसके केस में मीनवाइल वो सू भी कर सकता है, और उसका राइट बनता है कि वो सेल भी कर दे, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो चीज को वो सेल भी कर सकता है, सेल आउट भी कर सकता है रीजनेबल नोटिस के साथ। लिखा हुआ है द पानी may sell the goods pledged after giving a partner reasonable notice for the sale. He can recover from the partner any deficiency arising on the sale of goods by him. However, he shall have to hand over the surplus, जो अगर वो इनकम ऊपर जनरेट भी करेगा तो वापस भी करेगा, अगर कोई एक्सपेंसिव हुए हैं तो वो उससे लेगा भी। ये सारी देखो कॉमन सी बातें, अगर नॉर्मल रूटीन में अगर हम किसी के पास चीजें रखवाते भी हैं, सारे हमारे जहन में होते हैं कि यार मैं चेक कर सकूं कि वो कैसे टेक केयर कर रहा है उस चीज की, मैं चेक कर सकूं कि भाई वो रीजनेबल केयर के साथ रख भी रहा है कि नहीं रख रहा, और वो राइट होगा, जाहिर बात है कि यार वो कहेगा कि मैंने आपकी चीज पर एक्सपेंसिव वगैरह ये उसको टेक केयर करने पर एक्सपेंसिव वो भी मुझे दें। अगर कोई उसके ऊपर सरप्लस होता है, आपका राइट बनता है कि भाई मेरा जो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है वो मुझे वापस दो। ये सारी चीजें कॉमन लाइफ की बातें होती हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने से, थोड़ा सा दिमाग लड़ाने से वही सेम बातें, थोड़ी सी एक सेंटेंस मेकिंग के फॉर्म में उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं, चीजें ये रूटीन टास्क वाली नहीं है। नोट किया कि अदर ड्यूटीज ऑफ द पानी एंड पानी आर द सेम द ड्यूटीज ऑफ द बेलर, वो उसने किया तो दूसरी जो है ना बेलर और बेली की जो ड्यूटीज है वही सब कुछ है। ये जो एग्जांपल है सारी एक एक वन बाय वन उन्होंने दी हुई है। बाकी हम पढ़ लेते हैं कि प्लेज बाय नॉन ओनर, अगर जो जिसकी चीज ना हो और वो फिर भी प्लेज करवाए, उस केस में वो क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस टॉपिक के अगेंस्ट में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, किसी को ना समझ आई तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? अच्छा जी, राना फैसल, फवाद असलम, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं प्लेज बाय नॉन ओनर। कहते हैं जनरल रूल इज दैट इट इज द ओनर हु कैन ऑर्डिनरली क्रिएट अ वैलिड प्लेज, बट इन द फॉलोइंग केसेस नॉन ओनर भी कह, कहते हैं यार एक कॉमन सी बात है, एक रूल है कि जो एक्चुअली ओनर है उसी को करना चाहिए, लेकिन नॉन ओनर के केस में भी प्लेज हो सकता है। वो कैसे है, किन किन केस में? सबसे पहले तो है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, इन शॉर्ट बिजनेस का जो एजेंट होगा। द पानी ऑफ द गुड्स फ्रॉम अ मर्केंटाइल एजेंट हु हैज नो अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल टू प्लेज, उसकी प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट के तौर पर उसकी अथॉरिटी नहीं होती, गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स। गुड टाइटल मतलब कि यार वो ऑनर समझ के वो टेक ओवर कर लेता है। इफ किस केस में? द एजेंट इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर एंड प्लेजेस द गुड्स, वो कंसेंट होगी उसमें ऑनर की और प्लेज करेगा गुड्स को व्हाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द मर्केंटाइल एजेंट। इस तरह वो करेगा कि वो जिस तरह मर्केंटाइल एजेंट एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है।
सेकंड वन है कि द पानी एक्ट्स इन गुड फेथ, पानी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड इज नॉट अवेयर ऑफ द लैक ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एजेंट, उसको अवेयरनेस ही ना हो, उसको पता ही ना हो ऑफ द लैक ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एजेंट क्या चीज होती है। हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि द फ्रेंच कंपनी सेंट टू देयर एजेंट्स इन द लंदन certain pictures for the exhibition only, but the agent pledged them. The pledge was held to be valid. हम नेक्स्ट वन पे आते रहते हैं। The pledge by a person in possession under a voidable contract. Voidable contract I don't think so, कि आपको बताने की जरूरत है। voidable contract मतलब कि क्वेश्चन हो, फ्री कंसेंट ना, मतलब कि फ्री कंसेंट ना हो, बगैर किसी भी किस्म की वजह से मिसरिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड हो, मिस्टेक हो, कमीशन हो, पोर्शन हो, इन्फ्लुएंस हो, किसी भी फॉर्म में हो रहा है तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में अगर हो तो प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन हो अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में क्या होगा? When a person has obtained a possession under a voidable contract, in short उसकी free consent शामिल है, कनपट्टी पे गोली रखकर उससे ले ली गई है, उस केस में क्या होगा? Pledge are those contract before the contract has been, इससे पहले कि rescind हो, the pani of such goods acquired a goods title to them provided the pani acts in good faith and without notice of the permanent defects the time, बगैर किसी नोटिस के वो कर सकता है। हम एग्जांपल नीचे कोट कर लेते हैं इसकी ताकि मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अल्ताफ परचेजेज अ पियानो, अल्ताफ एक पियानो परचेज करता है फ्रॉम हारिस से बाय फ्रॉड के थ्रू। अल्ताफ हैज अ वाइडेबल टाइटल टू द गुड्स, अल्ताफ जो परचेज करता है अल्ताफ के पास वाइडेबल गुड्स है, वो वैलिड भी हो सकता है, वो इनकार भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। बिफोर हारिस रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, हारिस के रेसेंड करने से पहले पहले अल्ताफ प्लेजेस द पियानो, अल्ताफ पियानो को प्लेज कर देता है टू फारूक के पास, हु एक्टेड इन गुड फेथ एंड is ignorance of the fraud. It is a valid pledge. Obviously, अल्ताफ ने तो गुड फेथ में काम किया और उसने पियानो जो फारूक के पास रखवा दिया। तो कहता है who acted in good faith and is ignorance of the fraud को इग्नोर करते हुए it is a valid pledge. इस तरह pledge by seller in possession after sale, सेल के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए ने बी को की सेल, ए ने बी को की सेल, बी कहता है ठीक है पैसे रख लो लेकिन थोड़े दिनों तक का माल अपने पास ही रखो, मैं थोड़े दिन बाद उठा दूंगा। तो इस केस में क्या होगा? ऑब्वियसली वेयर अ सेलर हैविंग सोल्ड गुड्स कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन, उसकी पड़ी रही, तो ऑब्वियसली उसकी रीजनेबल केयर के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो लायबल होगा, वो रिकवर करने का मजाज होगा। मर्केंटाइल एजेंट टू अ पर्सन हु प्लेज them in good faith and without notice of the sale, it will be a valid pledge. Second one आती है pledge by buyer in possession after before sale, sale से पहले ही where a person having a bought or agreed to buy a goods obtained with the consent of the seller, possession of the goods and document of the title to the goods and pledges them either himself or through an agent. The pani who acts in good faith and without notices of any right of the original owner. दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं कि where a person having a bought or agreed to buy a goods, having bought or agreed करता है to buy a goods obtained with the consent of the seller के through, जो सेलर में सेलर की कंसेंट शामिल हो, उसकी रजामंदी शामिल हो, possession of the goods or the goods documents of the title to the goods and pledges them either himself or through an agent, या खुद के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू, the pani who acts in good faith and without notice of the any right of the original owner in respect of the goods, the pledge of the goods will be valid. एग्जाम्पल हम कोट कर लेते हैं कि अकबर agrees to buy a car from Zahir if his machine approves. Akbar obtains the possession of the car and pledge it with Babar. कि before sale से पहले ही उसने क्या कर दी? pledge कर दी, तो it is a valid pledge. लेकिन असल में बात क्या है कि उसकी कंसेंट शामिल होनी चाहिए। pledge with the limited interest,
फिफ्थ वन क्या है? If a person pledges a good in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. A person having a lien over the goods may pledge them to the extent of his interest. जितना उसका इंटरेस्ट है उस हद तक वो कर सकता है. If a person pledges good in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest. हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि यार आलमगीर delivered some cloth to the Jahangir to make a suit and agreed to pay 150 as saving charges. Jahangir pledged the suit with Kamran for rupees 300. The pledge is valid for rupees 150 क्योंकि उसकी लिमिट वहीं तक थी. Alamgir can recover the suit on payment of 150 to the Khurram. Sixth one है कि pledge by co-owner in the possession. ओनर एक ना हो, अब दो ओनर हो या मोर देन वन हो, को ओनर हो, तो इस केस में क्या होगा? इसमें है कि वन ऑफ द सेवरल को ओनर्स ऑफ द गुड्स इन पोजेशन देयरफॉर विद द एसेंट ऑफ देयर ऑफ, मतलब कि दोनों की कोऑर्डिनेशन चाहिए हो कि अगर एक बंदे ने भी इनकार कर दिया तो वो प्लेज नहीं कहलाएगी, दोनों का रजामंदा होने जरूरी है. मे क्रिएट अ वैलिड प्लेज ऑफ द गुड्स इफ द पानी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस अबाउट द को. Alamgir and Jahangir jointly own a car. Alamgir keeps the car with himself with Jahangir consent. Alamgir pledges it with Humayun. Jahangir never gave his consent for such pledge. The pledge is valid. यहाँ तक किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. सबको क्लियर है? जी, राना फैसल, मोहम्मद आल, आरिफ, फवाद. जी, सबको क्लियर है? अशर, शाह जी, राना फैसल, आपको भी क्लियर है? चलें, दैट्स गुड. नाउ हम डिफरेंस की तरफ आते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट. देखें, तीनों में इसलिए मैं कह रहा था थोड़े से मिक्सअप के चांसेस हैं कि तो उन्होंने हर टॉपिक में डिफरेंस की एक शीट लाजमी बनाई. अब प्लेज और बेलमेंट में क्या डिफरेंस होता है? इसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस के लिए इज कॉल्ड अ प्लेज. बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द शेल when the purpose is accomplished, जब पर्पस खत्म हो जाएगा तब be returned और अदरवाइज वो वापस कर देगा या फिर वो क्या कर देगा, डिस्पोज ऑफ उसको करवा दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दैट. इसी तरह नेक्स्ट वन है कि नेम ऑफ द पार्टी. इसमें पानी होता है, उसमें बेली होता है. पर्पस क्या होता है? इसमें सिक्योरिटी होती है फॉर द डेट परफॉर्मेंस के लिए. इसमें क्या होती है? सेफ कस्टडी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए. राइट टू यूज, इसमें राइट, पानी has no right to use the good. इसमें बेली can use if terms of the bailment so provide. इसमें राइट टू सेल का ऑप्शन होता है कि अगर आपका डेट या इंटरेस्ट वगैरह क्लियर ना हुआ तो आपके पास क्या होगा? राइट टू सेल होगा. इसमें बेली कैन आइदर रिटेन, वो रिटेन भी कर सकती है गुड्स और सू भी कर सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ द गुड्स. यहां तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. सबको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अदरवाइज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की तरफ चलते हैं. वैसे जी स्टूडेंट्स, जी राना साहब,
फैसल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं जरा मुझे, सब कुछ क्लियर है आपको? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग हो? फैसल आपको आवाज आ रही है? जी फवाद, आपको तो आ रही है, मैं तो फैसल से पूछ रहा हूँ। फवाद, आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, इसका या तो मतलब है कि आपको सब कुछ समझ में आ गई या कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चलें स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 8 चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। स्टूडेंट यहाँ पर 1 मिनट का पॉज कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये हमने शुरू में टाइप्स में कुछ पढ़ा था। ये एक स्पेसिफिक टाइप भी हो कॉन्ट्रैक्ट की, हम इसको कहते हैं कि एजेंसी होते हैं कि यार एजेंट का मतलब, एक इसमें प्रिंसिपल होगा और एक उसका एजेंट होगा। मतलब कि एक पर्सन का अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो उसके बिहाफ पर काम करता हो, जो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी उसने मुख्तारनामा दे दिया हो। इसमें हम कुछ उसके रोल ऑफ एजेंट पढ़ेंगे, एजेंट कहाँ कहाँ तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ कौन कौन से उसके राइट्स होंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंट, एंड प्रिंसिपल के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कब खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट की, यहाँ पर पर्सनली लाइबल कहाँ कहाँ होगा, कुछ उसके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले रहता है रोल ऑफ एजेंट। रोल ऑफ एजेंट, यहाँ पर एजेंसी का किस किसने बंदा है, कहाँ का नाम सुना हुआ है? एजेंसी का आपने कॉमन लाइफ में किसने कहाँ कहाँ पर नाम सुना हुआ है?
सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कैंडी मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी मोहम्मद आरिफ। अच्छा ठीक है। अच्छा अपना फवाद, एजेंसी लाइक आप क्या कह रहे हो कि मोहम्मद आरिफ यू आर लाइक अ एजेंसी, ट्रैवलिंग एजेंसी? नहीं 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 नहीं, हम उस एजेंसी की बात नहीं कर रहे। ये वो एजेंसी है अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कहते हैं ना उसके बिहाफ पर मैं साइन कर सकता हूँ। अथोराइज्ड जो पर्सन, मैं कहता है मेरे बिहाफ पर ये केस लड़ सकता है, ये मेरे बिहाफ पर ये लिसनिंग कर सकता है, मेरे बिहाफ पर ये काम ये कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द एजेंट, मेरा आगे से नुमाइंदा जिसको हम कहते हैं। इट्स नॉट लाइक अ ट्रैवलिंग एजेंसीज। और फवाद एजेंसी लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर किसी हद तक हम कह सकते हैं क्योंकि वो ऑथोराइज होते हैं कि यार उनके बिहाफ पर ना हम ये चीजें सेल आउट कर रहे होते हैं, और वैसे एक कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, ये किसी हद तक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। अगर हम पढ़ लेते हैं कि यार रोल ऑफ एन एजेंट, डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट, द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है। फिर हम टाइप्स ऑफ कुछ एजेंट के पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे एजेंट या सब एजेंट या को एजेंट के, एक से मिलकर एक बंदे ने दो या तीन को एजेंट हमने हायर कर लिया, या एजेंट के ब्याह पर आगे उसने सब एजेंट हायर कर लिया हो, तो वो उस केस में कौन होगा रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन नहीं होगा। लीगल प्रॉब्लम्स इस केस में क्या आती हैं कि लीगल प्रॉब्लम विद एजेंसी रिलेशनशिप, क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, अथॉरिटी ऑफ एन एजेंसी, ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहले है कि डेफिनेशन ऑफ एन एजेंट, द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है। कि एजेंट एंड प्रिंसिपल का है कि एन एजेंट इज द पर्सन, एम्प्लॉयड कौन करता है, एक बंदा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ए बंदा है, वो आगे से एक बंदा हायर करता है एजेंट के तौर पर। एन एजेंट इज एन पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी लॉफुल एक्ट, कोई भी लॉफुल एक्ट करने के लिए, फॉर अनदर किसी दूसरे पर्सन के लिए, टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन, रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, के साथ डील करने के लिए उसके बिहाफ पर उसको वो हायर करता है, दैट इज कॉल्ड द एजेंट। और द पर्सन फॉर होम सच एट, जिस पर्सन के लिए वो काम करता है, हु इज सो रिप्रेजेंटेड, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। इसमें कुछ टाइप्स हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस में यूज द एजेंट, वो एजेंट यूज कर सकते हैं। लाइक एन एजेंट, हम हाँ जिस तरह हम कहते हैं कि यार हम एजेंट ही हम ये वो हायर करते हैं कि जिस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इंपोर्ट वगैरह के केस में हम एक एजेंसी हायर कर लेते हैं कि यार ये हमारी जो इंपोर्ट वगैरह के लिए ना ये काम हमारे पर संभालेगी, हम उसको बहुत सारे मामलात में ऑथोराइजेशन भी देते हैं कि यार मेरे पे आप पर ये रिसीव कर ले, कस्टम के सामने प्रेजेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड, ये भी अब एजेंसी की हम परफॉर्म कर सकते हैं। कहता है ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस may use agent, and agent is a person who acts on behalf of someone else, जो कि प्रिंसिपल कहलाएगा, जिसके बिहाफ पर वो काम कर रहा है, टू अरेंज अ ट्रांजेक्शन विद द थर्ड पार्टी के लिए, कोई थर्ड पार्टी होगी इसके साथ काम करने के लिए, ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो अरेंजमेंट करता है। द ट्रांजेक्शन क्रिएट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हमेशा प्रिंसिपल ही होगा। प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जो रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल एजेंट से जो रिकवर करे करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमेशा प्रिंसिपल की ही रहेगी। एक बात ध्यान में रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती है, पावर डेलीगेट हो सकती है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ ही चलती हैं। तो द ट्रांजेक्शन क्रिएट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल। The nature of this relationship is explained, हम बाद में उसने कहा कि पढ़ेंगे। तो एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो एजेंट होगा, बाय नेगोशिएटिंग विद द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के साथ कहते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी। एग्रीमेंट किनके दरमियान में होगा, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान में। However, the agent may negotiate the terms of the contract between the principal and the third party. Definition में क्या है, Pasha appoints Azam to buy 10 bags of sugar on his own behalf. Pasha is the principal and Azam is the agent, and the contract between the two is agency. Our third one है कि when the contract is made, it is the between principal and the third party.
Principal and third party. कहता Pasha appoints Azam to buy 10 bags of the sugar on his behalf. It is a pursuance of the contract of agency. Azam purchases the bags of the sugar from Tariq, a wholesale dealer on credit. Then the Pasha and the Tariq are in direct contractual relations, and the contract of the purchase is enforceable both by and against Pasha. मैंने पहले कहा कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में रिलेशनशिप होगा. फोर्थ वन क्या है हमारे पास, हमने ऊपर भी कहते हैं कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इट इज द बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी. उसी के बारे में कहते हैं एजेंसी तो उसके प्रिंसिपल के ब्याह पर थर्ड पार्टी के साथ वो काम करेगी, जो प्रिंसिपल उसको डायरेक्शन देगा उसे ब्याह पर वो काम करेगा. फोर्थ वन, एनी पर्सन हु इज एट द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हु इज साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट, वो एजेंट के तौर पर काम कर सकता है. इसी तरह एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी एनी पर्सन मे बिकम द एजेंट, शर्तिया कि वो साउंड माइंड हो और मेजॉरिटी पे हो. दस ओवन इवन अ माइनर or a person of unsound mind can be appointed as agent. It is so because the act of the agent is the act of the principal, and therefore the principal is liable to the third party for the acts of the minor agent. ये किस केस में क्या, as between the principal and third party may any person may becomes an agent. Thus even a minor or a person of unsound mind can be appointed as agent. It is so because the act of the agent is the act of the principal होता है. जो एजेंट वर्क करता है obviously is ultimately is the act of principal होता है. अंडरस्टूड सी बात है, जो एजेंट उसका काम कर रहा है वो प्रिंसिपल को भी पता है. क्यों? प्रिंसिपल इज द रिस्पॉन्सिबल. एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि आजम अ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ परवीन एन एडल्ट विद अ तारिक. तारिक कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट परवीन. रिलेशनशिप के सामने जाहिर है कि एजेंट है, एक प्रिंसिपल है और थर्ड पार्टी है. एक एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान में नेगोशिएशन है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट है, और एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में एक रिलेशनशिप है. एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किन दो के दरमियान में, प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के दरमियान में. और एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में प्रिंसिपल ने हायर करना है एजेंट को फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पार्टी, टू गिव अ परफॉर्मेंस ऑफ द थर्ड पार्टी. वो नेगोशिएशन करेगा उसके साथ, लेकिन जो भी एजेंट काम करेगा उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रिंसिपल. बिकॉज एजेंट खुद से नहीं करता, जो प्रिंसिपल डायरेक्शन देता है वही करता है. इनमें कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, ऑब्वियसली एक दूसरे की ही आपस में कंसिडरेशन वो पे कर रहे हैं. वो कहता है अरसलान प्रोमिसेस टू सेल फैसल्स हाउस ऑन हिज ऑन बिहाफ. एग्रीमेंट बिटवीन अरसलान एंड फैसल is valid even without consideration. An agency agent may act for a principal in arranging just one transaction. However, it is a common in business for an agent to act regularly. बहुत सारे business में कहता है regularly भी चल रहे होते हैं on behalf of a principal, arranging large number of different businesses, transactions and contracts. However, it might be useful to have a simple example of an agent-principal relationship in mind. One example, using an agent appointed for a sale of goods. The agent will act and on behalf of owner and try to find a buyer. यार सेल के केस में हम एजेंट को हायर करते हैं कि यार ये पकड़ो पैसे और ये पकड़ो माल और तुम बायर को ढूंढो लेने वाले को. वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो काम कर रहा होता है. It is if the agent is successful and the goods are sold, the contract for the sale and purchase of the goods is between the seller and buyer. The agent does not enter into a contract with the buyer, third party, although he has an agreement with the principal from which he will earn a fee. Types of कुछ एजेंट है, कुछ कमर्शियल एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट आगे. An agent who regularly buy and sell of goods on behalf of a principal. For example, a company in Karachi might have an agent who arranges the sale of the company's goods with the buyer of in Lahore. बार हम पढ़ लेते हैं कि एजेंट हु रेगुलरली जो रेगुलरली यार बाय एंड सेल वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल के बिहाफ पर, ना वो सेल भी ले रहा होता है और
सेल भी कर रहा होता है और बाय भी कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी इन कराची माइट हैव एन एजेंट, जरूरी है कि लाहौर में वो कराची की पार्टी है, लाहौर में उसका एजेंट हो, who arranges the sale of the company's goods with buyer in Lahore। इसी तरह ब्रोकर होते हैं, इस तरह कमीशन एजेंट है। ब्रोकर इज एन इंटरमीडिएरी हु अरेंजेस द ट्रेड्स एंड ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स प्रिंसिपल। An example is a stock broker who arranges the purchases or sale of the stock market investment on behalf of a client। उसके behalf पर वो brokers कुछ बैठे होते हैं, broker इंटरमीडिएरी होते हैं। इन शॉर्ट परचेजर और बायर का परचेजर और बायर का जो है आपस में, सेलर और बायर का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ब्रोकर वो इंटरमीडिएरी होते हैं, दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट पर करवाए जाते हैं ट्रस्टवर्दी, जिसके ब्याह पर वो ब्रोकर कमीशन भी लेते हैं। हमने बहुत सारे कॉमन लाइफ में सुना होगा कि ब्रोकर कमीशन, समझ लें कि मोहल्ले में जैसे खाला ही होती है ना शादियां करवाने वाली, वो कमीशन लेती हैं उधर से भी और उधर से भी, यही काम होता है आपका कमीशन। इसी तरह ऑक्शनरी की हम बात करते हैं कि ऑक्शनरी में क्या होता है। नीलामी में an auctioneer is an agent who is authorized to sell the property of the principal at auction। नीलामी में आपका प्रिंसिपल का वो एजेंट होता है जो कि नीलामी के लिए वो सामने जो खड़ा होता है। इस तरह डेलक्रेटरी एजेंट कहता है, डेलक्रेटरी एजेंट इज वन हु इज कंसीडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा कमीशन गारंटीज हिज प्रिंसिपल। ये लैटिन एक वर्ड होता है, कहते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, इज वन हु इन कंसीडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा कमीशन के लिए guarantees his principal that the person with whom he enters into a contract on behalf of the principal shall perform their obligation। He occupies the position of a both guarantor and agent। किसी को कोई कंफ्यूजिंग हो डेलक्रेटरी एजेंट के तौर पर इस केस में डेलक्रेटरी एजेंट के में, तो प्लीज टेल। सबको क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? मोहम्मद आरिफ, उसामा, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, जस्ट अ सेकंड शायद। जी, अब सबको नजर आ रही है स्क्रीन? ओके, डेलक्रेटरी एजेंट, डेलक्रेटरी एजेंट का आप समझ लो कि यार किसी के डेट को गारंटी देने के लिए ना, साथ साथ उस केस में जो आपका एजेंट जो काम कर रहा होता है ना, उसको डेलक्रेटरी आपके कहते हैं कि यार इज वन हु इज कंसीडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा कमीशन गारंटीज। गारंटी एक्स्ट्रा भी वो गारंटी भी दे रहा होता है हिज प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल, दैट द पर्सन विद होम ही इंटर, जिसके लिए वो साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पर, शेल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, वो अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा, अपनी जिम्मेदारियां। ही occupies the position for both guarantor and agent। in short, एक तरफ दो परफॉर्मेंस वो दे रहा होता है, जो दोनों काम वो करेगा उसको वो काम देंगे डेलक्रेटरी एजेंट। वो एजेंसी वाला भी काम कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और वो गारंटी भी दे रहा होता है अपने प्रिंसिपल की। इन शॉर्ट ये समझ लो, या जो भी हो। इसी तरह कंपनीज डायरेक्टर एंड मैनेजर्स, ये आप कंपनी लॉ में वैसे आप पढ़ेंगे, देखें कंपनी डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। इन शॉर्ट अगर आपने शेयर होल्डर्स और एजेंट का भी आपने सुना हुआ है, कंपनीज में डायरेक्टर्स का अगर पैसा लगा हुआ है या शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, तो डायरेक्टर्स आर दी एजेंट ऑफ दी शेयर होल्डर्स। उनका पैसा लगा हुआ है तो डायरेक्टर्स आर इम्प्लॉयड होते हैं।
डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के जो पैसे को वो रिटेन कर रहे होते हैं, तभी तो आपकी एजीएम होती है। डायरेक्टर्स आर दी एजेंट होते हैं। इसी तरह डायरेक्टर्स के आगे भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो रहे होते हैं। तो कंपनीज डायरेक्टर एंड मैनेजर, इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर दैट कंपनीज डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट फॉर देयर कंपनी। अपनी कंपनी के लिए एज एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं अपने शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। देयरफॉर द रूल्स ऑफ द एजेंसी लॉ अप्लाइज टू द एक्शंस कैरिड आउट बाय द डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। वो कंपनी में जो भी काम कर रहे होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जो भी हैं वो कंपनीज के बिहाफ पर जो काम कर रहे होते हैं एज एजेंट काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉइज पर्टिकुलरली सीनियर मैनेजर्स माइट आल्सो एक्ट एज एन एजेंट फॉर देयर एम्प्लॉयर। सीनियर मैनेजर भी क्या कर रहे होते हैं, अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पर वो काम कर रहे होते हैं। कहीं भी कुछ करते हैं ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका एम्प्लॉयर। इस तरह पार्टनर इन केस हुआ बिजनेस पार्टनरशिप, कहता है इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर दैट बिजनेस पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट फॉर देयर पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पर। एक पार्टनरशिप में पार्टनर भी जो भी काम कर रहे हो ओवरऑल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होती है उसके एक्ट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए। द रूल्स ऑफ द एजेंसी लॉ therefore apply to the power conferred on a power to bind the partnership to contractual agreement and the obligation। आगे हम पार्टनरशिप एक्ट में ये भी हम क्लियर जाके ना पढ़ लेंगे। आगे सब एजेंट, एक बंदे को मैंने हायर किया कि यार आपने काम करवाना, मुझे नहीं पता कैसे करवाओ आप, वो क्या करता है उसके बाद वो स्किल नहीं होती, वो आगे फर्दर एक एजेंट अपना हायर कर लेता है जो स्किल्स में माहिर करता है, तो वो सब एजेंट होगा। सब एजेंट भी हायर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक्चुअल एजेंट है वो प्रिंसिपल का लायबल होगा, लेकिन जो सब एजेंट है वो किसका लायबल होगा, वो अपने एजेंट का, जो प्रिंसिपल का जो एजेंट है वो दरमियान में उसका एजेंट का लायबल होगा। रिलेशन किसके दरमियान में होगा, एजेंट और प्रिंसिपल, नॉट सब एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में। सब एजेंट का ताल्लुक होगा एजेंट के साथ और एजेंट का ताल्लुक होगा प्रिंसिपल के साथ। सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑन द एजेंट which are acting on behalf of principal. A sub agent is the person employed by the critical agent. कौन employed करता है उसको, agent hire करता है to act under his control in the business of agency. The general rule is that an agent is not entitled to delegate, वैसे अपना agent जो है वो delegate नहीं कर सकता authority to another someone person without the consent of the principal. So this is because when the principal appoints a particular agent to act on his behalf, he relies that upon the agent's skill. वो rely करता है कि agent की skill पर, integrity पर and competency पर। However, an agent may appoint a sub agent, वो कर सकता है delegate a work to him if the principal has expressly वो permit कर दे delegation of such power, कि वो delegate कर सकता है अपनी power। It is an ordinary custom of trade that the sub agent may be employed. ये ordinary custom of trade हो, एक practice हो कि sub agent वहां पर hire होते हों, और the nature of work is such like that sub agent is necessary। इस तरह को हो कि यार sub agent करना जरूरी भी हो। इस तरह manager of a shop may employ a sales assistant। इस तरह the acts to be done are purely immaterial हो, materiality ना हो कि यार sufficient ना हो कि यार इसके बगैर अगर कुछ ना कुछ हो गया तो भाई risky हो जाएगा, immaterial हो। Unforeseen emergencies arises rendering appointment of a sub agent necessary, कि इस तरह के unforeseeable emergency हो जाए कि सब एजेंट के बगैर आपको गुजारा नहीं ना हो, तो यहाँ पर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड होगा। और इन सच अ केस द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अ सब एजेंट एज इफ द सब एजेंट वाज एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। अगर वो प्रिंसिपल अपॉइंट करता तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। जो एजेंट है वो सब एजेंट के एक्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा, और द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट को, बट नॉट टू द प्रिंसिपल। ये पहले ही मैंने बात बता दी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड और रॉन्गफुल विलफुल डूइंग के केस में। और वेरा सब एजेंट इज नॉट प्रॉपर्ली, अगर उसको अपॉइंट नहीं किया गया, जहां पर प्रॉपर्ली अपॉइंट किया गया है वहां पर ये तीनों चीजें होंगी, और जहां पर प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं किया गया तो क्या होगा, तो एजेंट स्टैंड्स एज अ प्रिंसिपल टुवर्ड्स सच अ सब एजेंट। द एजेंट स्टैंड्स एज अ प्रिंसिपल। जाहिर बात है एजेंट का आगे जो सब एजेंट होगा वो एजेंट एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा होगा जब उसको सब एजेंट वो हायर करेगा। द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बाय सच सब एजेंट एंड हेंस
he is not liable for the acts of a sub agent. Obviously सब एजेंट का प्रिंसिपल कौन है? एजेंट. और एजेंट का प्रिंसिपल कौन है? एक्चुअल जो प्रिंसिपल होगा. और तो प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, वो सब एजेंट के एक्ट का वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ही इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट एंड द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट टू द प्रिंसिपल एज वेल एज टू द थर्ड पार्टीज. थर्ड पार्टीज के केस में भी होगा. द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के तौर पर. और आगे वो थर्ड पार्टी के केस में सब एजेंट अगर किसी से वो डील करता है तो उस केस में भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा. द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इट्स प्रिंसिपल एट ऑल. सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल. वो प्रिंसिपल का रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वो कहते हैं मेरा जो प्रिंसिपल है वो कौन है? एजेंट है, जिसको प्रिंसिपल ने हायर किया है. ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल बाय द प्रिंसिपल इवन फॉर फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग. irrespective of fraud और willful wrong ना करे. he is responsible for his acts only to the agent. agent के लिए वो है. इस तरह को एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, वो कौन है? a co-agent or a substituted agent is a person who is named by the agent on an express or implied authority A co-agent or substitute agent is a person who is named by the agent on an express or implied authority from the principal के behalf पर वो implied authority होगी to act for the principal. He is not a ये sub agent नहीं है but an agent of the principal for such act of the business of the agency as to be entrusted to him. He is the agent of the principal though he is named at the request of the principal by the agent. जब वो को एजेंट हो रहा होगा फॉर इस प्रिंसिपल, आप कहते हैं ना कि यार प्रिंसिपल ने एक एजेंट नहीं 2-3 एजेंट रखे होते हैं, तो ये सब एजेंट नहीं होंगे. कहते हैं यार एक वक्त में एक बंदा अगर रिस्पॉन्स नहीं करे तो दूसरे एजेंट से हमने काम निकलवा लिया. को एजेंट है, मल्टीपल आपने एजेंट रखे होते हैं. इट डज नॉट मीन लाइक दैट इट इज द सब एजेंट. ऑल आर द एजेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल्स एक्ट, और प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल co-agents. Exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does not this, then he is not responsible to the principal for the acts of negligence of his co-agent. एक पर्सन की फॉर एग्जांपल एक एजेंट है, उसमें दूसरे एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दूसरे एजेंट की अगर कोई एजेंट को कोई भी खराबी करता है तो उसके लिए पहला एजेंट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैंने 2 एजेंट हायर किए हैं, ए एंड बी अगर कोई गलती करता है तो ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. नीचे सारों की एक 1 by 1 एग्जांपल दी हुई है. हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं कि यार बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट को एजेंट के दरमियान में क्या होगा. कंट्रोल क्या है सब एजेंट के केस में? अ सब एजेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट. इसमें क्या? को एजेंट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल. ऑब्वियसली प्रिंसिपल ने मल्टीपल को एजेंट हायर किए होते हैं. इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बिटवीन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सब एजेंट एंड प्रिंसिपल के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन को एजेंट एंड प्रिंसिपल के दरमियान में डायरेक्टली होता है. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल. सब एजेंट के जो एक्ट के लिए एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल और एक्ट उसी के एक्ट के लिए प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल. इसमें द एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ, जो दूसरे जो एजेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबल वो नहीं होगा. इफ द एजेंट व्हाइल सेलेक्टिंग the substituted agent exercise to the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise. मतलब कि दूसरों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रिस्पॉन्सिबल है. टर्मिनेशन, सब एजेंट टर्मिनेटेड हो जाएगा जब एजेंट वो उससे एजेंसी क्या है वो रिवोक कर लेगा. और एजेंट से अगर वो रिवोक कर ले तो अल्टीमेटली जाहिर बात है वो सब एजेंट से भी रिवोक हो जाएगी. अगर प्रिंसिपल ने जो अपना उसका एजेंट था उससे रिवोक कर ली है तो अल्टीमेटली एजेंट ने आगे सब एजेंट जो हायर किया हुआ है उससे भी अल्टीमेटली वो भी हिट होगी आपकी. और को एजेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ द ओरिजिनल एजेंसी. एक बंदे की होगी तो दूसरे की जरूरत नहीं कि वो दूसरा भी हट जाए. इसमें रेम्युनरेशन क्या होगी? सब एजेंट इज पेड बाय द एजेंट, और रेम्युनरेशन इसमें को एजेंट दैट ऑफ प्रिंसिपल वो पे करेगा. जी स्टूडेंट, यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आपका? जी फवाद एंड एहसन, मौसामा,
सबको क्लियर है? ओके फवाद, नेक्स्ट हम चलते हैं कि लीगल प्रॉब्लम्स विद एजेंसी रिलेशनशिप। लीगली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? एक बंदे को आपने अगर एजेंट हायर किया है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हमारी अथॉरिटी को वो गलत यूज कर सकता है, जहां तक उसकी लिमिट दी गई है उससे या तो अवॉइड कर ले, उससे ज्यादा यूज करे। ये दो तीन तरह की प्रॉब्लम आ सकती है ना, कि देयर आर सेवरल पॉसिबल लीगल प्रॉब्लम विद एजेंसी अरेंजमेंट्स। In particular, there may be some doubt about the validity of the contract then an agent makes with the third party on behalf of the principal। वो है भी सही कि नहीं है? ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बड़ा मैटर कर जाता है। पर्सन माइट क्लेम टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड अ थर्ड पार्टी माइट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बिलीविंग द contract to be with P for principal। However, P might deny that, principal might deny कर सकता है, the person is in fact his agent। is the person might be agent। second point क्या है? The person might be the agent of the principal with authority to make certain agreements, with the authority to make a certain agreements on behalf of the P। However, the agent might make an agreement with the third party and in doing to go beyond the limit। वो में कहना है कि उसके वो लिमिट के बियॉन्ड भी जा सकता है of his authority and agent। The principal P might then refuses to accept the agreement as legally binding। An example of this, where a manager makes an agreement on behalf of the company, एक manager on behalf of the company के behalf पर agreement करता है, he works for and the company refuses to honor the agreement। कंपनी उसको ओन करने से इनकार कर देती है ऑन द ग्राउंड दैट द मैनेजर डिड नॉट हैव, तो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी। यही दो तरह से मेन प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, तो लीगल प्रॉब्लम्स इलैबोरेट करती हैं। इस तरह क्रिएशन ऑफ एजेंसी की अगर हम बात करते हैं, कैन एजेंसी रिलेशनशिप डज नॉट हैव टू बी अ रिटन एग्रीमेंट, डज नॉट हैव टू बी अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। An agency relationship does not have to be a written agreement between the principal and the agent, although it will certainly help to remove much of the certainty if there is a written agency agreement। There are ways in which an agency relationship recognized in law can be established। क्या है? agency by express appointed by agreement, section 136 क्या कहता है? The most common method of creating an agency relationship is by the agreement and mutual consent। The principal appoints करता है an agent को to carry out a particular task or to undertake a particular function। एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट के दरमियान में, प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एजेंट के तौर पर और द एजेंट एग्री करता है टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। क्या है इस केस में? कैसे ये रिटर्न एग्रीमेंट होगा? इन मैनी केसेस रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर्मली। बहुत सारे केसेस में क्या होता है? फॉर्मली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। दिस रिटर्न एग्रीमेंट वुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट के दरमियान। कुछ वर्बल एग्रीमेंट होते हैं। An agency agreement may also be established by a verbal agreement, although both parties need to provide proof of the verbal agreement। कई बार फॉर एग्जाम्पल हम हेयरिंग वगैरह के लिए जाते हैं, केसेस वगैरह के, तो प्रूफ होता है कि भाई मैं इसके बिहाफ पर मैं हेयरिंग करने के लिए आया हूँ, मैं केस सुनवाई इसके बिहाफ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई चीज रिसीव करने आया हूँ तो उसने मुझे भेजा है। ऑल्दो उसको प्रूफ चाहिए होता है, या तो कॉल्स करके बात करवा देता है, रिटर्न कुछ ना कुछ तो प्रूफ देता है, जिसमें हम कहते हैं यार ये देखो व्हाट्सएप बेशक मैसेज करके पूछ लो, आजकल ये चीजें आ गई। सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं मुख्तारनामा को। द प्रिंसिपल में विश कर सकता है कि यार मुझे लिख के ना दे दें कि यार मेरे ब्याह पर ये कहता है अपने नाम पर मुख्तारनामा दे दे कि मेरे ब्याह पर ये काम कर सकता है। लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह में, लीगल डेट वगैरह में, सिग्नेचर वगैरह की अथॉरिटीज उसको दे दी जाती है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है कोई भी काम को, एग्जीक्यूट डीड। द प्रिंसिपल मे विश टू गिव द एजेंट द पावर टू एग्जीक्यूट डीड्स। A deed is a form of a written agreement। deed कहते हैं लीगल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जिस तरह सेल डीड होता है ना, सेल को हम लॉ की वर्डिंग में कहते हैं बे ये आइन, तो सेल डीड होती है कि यार सेल
जो एग्रीमेंट होता है, डीड कहते हैं एग्रीमेंट को, डॉक्यूमेंट जो होता है, एंड इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द सिग्नेचर। इन दीज केसेस द एजेंट मस्ट बी अपॉइंटेड बाय अ डीड, इसमें डीड के थ्रू होता है। एंड when an agent is appointed by a deed, he is given a power of attorney, उसको दे दी जाती है to act for the principal। इस तरह स्कोप ऑफ अथॉरिटी, यार कहाँ तक तुम्हारा स्कोप है। when an agency is created by the agreement, तो उसमें लिखा जाता है कि आपके जिम्मे में ये कानून, इनके केस में आपकी अथॉरिटी यूज आप कर सकते हो। in which the agent has authority to act on behalf, the agreement should therefore make it clear, बिल्कुल क्लियर होता है between the principal and agent, उसमें लिखा जाता है कि यार आप किस किस काम के लिए अलाउबल हो। अब एक है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, an agency relationship may be created retrospectively by the ratification, काम पहले से किया हुआ होता है, उसको रेटिफाई कर रहा होता है। कुछ इमरजेंसी की केस में उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, किस किस केस में हम रेटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी, अलार्मिंग सिचुएशन थी कि अगर मैं कोई आइटम परचेज ना करता तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाती, तो मैंने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मैंने सिग्नेचर करके अडॉप्ट कर लिए। आल तो उसकी अथॉरिटी नहीं थी, प्रिंसिपल ने उसको अलाउ नहीं किया था, लेकिन बाद में उसको प्रिंसिपल को पता लगता है और तो बताते हैं कि यार अगर मैं परचेज ना करता सर, मैं कंपनी के ब्याह पर अगर मैं डिसीजन ना लेता, आल तो मेरी अथॉरिटी नहीं थी, तो ये नुकसान हो जाता। तो प्रिंसिपल और कंपनी क्या होता है, जो भी उसके ऑनर होते हैं वो उसको रेटिफाई कर देते हैं, उसको कहते हैं ठीक है यार आपने ठीक किया, हम इस बात को ऑन करती हैं। दैट इज कॉल्ड द रेटिफिकेशन। कहता है एजेंसी रिलेशनशिप में बी क्रिएटेड रेट्रोस्पेक्टिवली बाय द रेटिफिकेशन। This may happen when a person who does not actually have an actual authority as an agent negotiate with a third party claiming to be an agent of the named principal. The agent may negotiate a transaction between the third party and so-called principal. इन्होंने यही चीजें लिखी हुई है कि यार at this stage there is no agency relationship. However, the person who has been named as a principal agent and then choose and accept to contract with the third party. This gives a validity in retrospect to the action of the person claiming to act as agent of the named principal, and agent relationship is created by the ratification. Ratification means giving approval to or giving a validity of something. If the action of the person claiming to be an agent, अगर वो करता है कि यार क्लेम करते हैं मैं एजेंट हूं, आर नॉट रेटिफाइड बाय द पर्सन, अगर वो रेटिफाई नहीं करता, प्रिंसिपल रेटिफाई उसको नहीं करते कि नहीं यार मैं आपको रेटिफाई नहीं कर सकता, आपने मेरी अथॉरिटी को गलत यूज किया है, तो देयर इज नो प्रूफ दैट एन एजेंसी अरेंजमेंट एग्जिस्ट बाय द एग्रीमेंट। द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द एजेंट पर्सनली एंड द अदर पार्टी। इस केस में क्या होगा, फैक्ट ऑफ रेटिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले सॉरी मैं ये पढ़ रहा हूं, इफ द अदर पार्टी सफर अ लॉस, अगर वो अदर पार्टी सफर लॉस कर देती है ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द सो कॉल्ड एजेंट, ही वुड हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द सो कॉल्ड एजेंट टू रिकवर एनी लॉस सफर्ड, बिकॉज सो कॉल्ड एजेंट इज एक्चुअली द अदर पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट। एंड एनीवे इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री, जो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इतनी बड़ी इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, जो मैंने थोड़ा सा थीम दी है वो आपको याद रखने की बस जरूरत है। इफेक्ट क्या होते हैं रेटिफिकेशन के, रेटिफिकेशन एस्टैब्लिश फ्रॉम द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रेटिफायर, रेटिफाई करने वाला, लाइक प्रिंसिपल ऑफ द एक्ट एंड द पर्सन हु डिड इट। ये पहले से एस्टैब्लिश नहीं होता, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में ही एस्टैब्लिश हुआ होता है, ऑन द स्पॉट टाइम। अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है बिटवीन द रेटिफायर एंड द थर्ड पार्टी, अगर उसको रेटिफाई करता है। रेक्विजिट ऑफ द वैलिड रेटिफिकेशन, रेक्विजिट क्या है, रेक्विजिशन करते हैं कि यार वैलिड रेटिफाई करें, फॉलोइंग आर द requisite for the valid ratification, वो क्या है। An act to get ratified should be done on behalf of the person who wants to ratify it. उससे हम रेटिफाई करवाएंगे, जो कि जिसके ब्याह पर हमने डिसीजन लिया है वो उसको रेटिफाई करेगा, जो चाहता है उसको रेटिफाई करना। Since ratification, जिस डेट में रेटिफिकेशन हुई है, the retrospective application, it is a necessary that ratifier must be existing at the time when the contract is entered into and also at the time of ratification. वो उस वक्त से रेटिफाई उसको करे जिस डेट से उसने डिसीजन लिया था, ना कि जिस दिन उसको पता लगे उस दिन से करे, नहीं, जिस दिन उसने डिसीजन लिया था उस दिन से वो रेटिफाई करे।
और since ratification has a retrospective application, it is necessary that ratifier must be competent to the contract at the time when the contract is entered into and also the time of ratification. वो क्या हो, competent to the contract भी होना चाहिए. Only lawful acts can be ratified. वो lawful acts उसका responsible उसको ratify कर सकता है. अगर unlawful कोई object के केस में उसने कर लिया है तो वो उसको ratify नहीं कर सकता. There cannot be ratification of the partial transition. For ratification to be effective, whole transition must be ratified. वो कहते हैं कि यार half नहीं होता ratification, एक मुकम्मल transition ही ratify होती है. There cannot be ratification of partial transition. For a ratification to be effective, whole transition must be ratified. Overall वो transition ही ratify करेगा. ये ना हो कि यार ठीक है उसने यूज कर लिया परचेजिंग, कहता ठीक है 2 सप्लायर आपने अप्रूव किया ना, मैं एक सप्लायर को तो मैं रेटिफाई करता हूँ दूसरे को नहीं करता. नहीं, जब उसने डिसीजन मेकिंग ले लिया है वैलिड रेटिफिकेशन के तौर पर अगर हम जाने हैं तो वो होल ट्रांजेक्शन को उसकी रेटिफाई करेगा. द पर्सन रेटिफाइंग, नेक्स्ट होना है कि द पर्सन रेटिफाइंग द ट्रांजेक्शन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ऑफ द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन, एल्स रेटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड. उसको मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार वो रेटिफाई क्या कर रहा है, अदरवाइज वो नॉट वैलिड. No act can be ratified which may result in the damage of the third party. उस काम को वो क्या है रेटिफाई नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसको थर्ड पार्टी को वो डैमेजेस को पे करना पड़े. रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. या यार रीजनेबल टाइम के अगेंस्ट में ही वो करे, ये नो कि वो 2 साल बाद करो. ठीक है यार मैं आपकी बात करूँ मुकाबले कबूल करें तो जब लॉस होने का पता लग जाए कि यार आपने परचेजेस ठीक किया तब जाके वो रेटिफाई करे. नहीं, वो एक रीजनेबल टाइम में ही करे. और जाहिर बात आपको पता है रीजनेबल टाइम में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये सर्कमस्टांसेस टू वेरी करता है. ये 1 by 1 सारों की एग्जांपल दी हुई है जो ऊपर हम पॉइंट्स पढ़कर आए हैं. ये स्टूडेंट यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछें जरा. सबको क्लियर है जी? फवाद, फवाद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं तो मुझे बताएं किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट होती है? सब कुछ क्लियर होता है आपको? सर क्लियर हो जाता है. समटाइम कुछ चीजें होती हैं जो इस तरह की होती हैं जो समझ नहीं आ रही होती है या कंफ्यूज कर देती हैं, लेकिन अभी तक तो क्लियर है आज का सारा टॉपिक. चलें, दैट्स गुड. जी एहसन, एहसन आपको आवाज आ रही है? जी मोहम्मद उसामा, उसामा आपको आवाज आ रही है? जी नेक्स्ट हम एक और टॉपिक हम ऐड कर लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ये है कि हम कल वाली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे. लास्ट में है कि एजेंसी बाय एस्टोपल. एस्टोपल का वर्ड एक यूज किया गया इन लॉ मींस टू स्टॉप और प्रिवेंट. एहतियात जिसको हम कह देते हैं कि यार यहाँ तक ठीक है, वहां से एक वर्ड निकला है कि स्टॉप से. एस्टोपल इज अ वर्ड यूज्ड इन द लॉ टू मीन स्टॉप. कहता है एजेंसी रिलेशनशिप में बी क्रिएटेड, वो हो सकती है व्हेन समवन हैज लेड अदर्स टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ. An express agency agreement does not in fact exist but it may seems to the other that it does. कहते हैं यार एक्चुअली वो नहीं हो रहा था लेकिन लग रहा होता है कि यार इसकी अथॉरिटी है.
seem like an authority उसकी लग रही होती है, that is called the agency by estoppel. कहते हैं if a third party then agrees a transaction with the person who appears to be an agent, a principal can be prevented, stopped. Principal क्या हो सकता है? Can be prevented, उसको कर सकता है stopped from denying that an agency agreement does not exist. उनके दिमाग में एजेंसी तो थी नहीं, लेकिन लग रही होती है. In other words, the principal cannot reject the agreement. लेकिन वो प्रिंसिपल क्या नहीं कर सकता? रिजेक्ट द एग्रीमेंट बाय सेइंग दैट द पर्सन हु वाज अपेरेंटली एक्टिंग, अपेरेंटली इस तरह लग रहा कि वो एज ए एजेंट के तौर पर वो काम कर रहा है, वाज नॉट इन फैक्ट एन एजेंट, एक्चुअली वो एजेंट नहीं होता. तो इन दिस सिचुएशन द एजेंट हैज ऑस्टेनेबल अथॉरिटी, और अपेरेंटली जिसको हम कहते हैं कि यार अपेरेंटली एक अथॉरिटी नजर आ रही है, जिसको हम कहते हैं ना कि यार प्राइमा फेशी एविडेंस, देखते ही आपको पता लग जाएगा यार ये ठीक है, इवन दो he does not have an actual authority to act as an agent. For example, नीचे हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं. सबसे पहले ये है, कहते हैं माजिदा allowed her son to drive a car for her and promised to pay expenses for maintenance. The son caused an accident and injured his wife. Held, the wife could sue the mother as the son was an implied agent of the mother. एक्चुअली वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसने एग्जांपल एक कोड की है. इस तरह एजेंसी बाय एस्टॉपल कहते हैं परवेज टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ द एजेंट ऑफ हिज एजेंट अनम, उसको टर्मिनेट कर देता है. नो नोटिस टू दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय परवेज. सब्सिक्वेंटली अनम परचेज सम गुड्स फ्रॉम तलाल ऑन बिहाफ ऑफ परवेज. इट वाज हेल्ड दैट परवेज वाज लायबल टू पे द प्राइस टू तलाल. कहते ना पेरेंटली उसको लग रही है, दैट इज कॉल्ड द एजेंसी बाय एस्टॉपल. हम एग्जांपल कोड कर लेते हैं, एग्जांपल सॉरी मैं कह रहे हैं कि फॉर अ थर्ड पार्टी टू रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ एन एजेंसी बाय एस्टॉपल, क्या द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी अप्लाई. कौन कौन सी? अ पर्सन, द प्रिंसिपल मस्ट गिव अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन टू द अदर, वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन दूसरों को दे कि भाई आज से मेरा एजेंट नहीं है. देन समवन has the authority to act as an agent. The representation must be made by the principal. If a person claimed to be an agent but the principal has given a non-representation to the others that this person is an agent, agency by estoppel cannot exist. तो वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन दे देगा तो वो नहीं हो गया जस्ट, अदरवाइज जाहिर बात है वो यूज कर सकता है. This representation must have been made to the third party also दी जाए, who then relies on the existing of the existing relationship, जो अभी तक वो rely कर रहा है. The third party who then negotiate the transaction with the agent must have relied on the existing of the agency. वो rely कर चुका होता है, rely कर रहा होता है existing of the agency relationship in reaching the decision about the transaction. तो जब वो कर रहा होता है third party to rely on the existing of the agency by estoppel, तो ये कंडीशन मीट होनी चाहिए कि भाई उसको रिप्रेजेंटेशन अगर ना मिले तो वो एग्जिस्ट करेगा. कहे भाई सीधी सी बात उसने कहेगा कि मुझे बताया था कि आज के बाद ये आपसे एजेंट नहीं होगा. वो रिलाई कर रहा हो थर्ड पार्टी के केस में कि यार एजेंसी रिलेशनशिप है, और थर्ड वन आपको पता है कि यार उसकी ब्याह पर वो डिसीजन नहीं कर रहा. कहता है इफ दीस सर्कमस्टांसेस अप्लाई, अ थर्ड पार्टी हु सफर, अगर ये अप्लाई हो और थर्ड पार्टी सफर लॉसेस फ्रॉम द सिचुएशन कैन होल्ड द प्रिंसिपल एज लायबल. इस केस में प्रिंसिपल लायबल होगा एंड टेक द लीगल एक्शन, प्रिंसिपल लिया जा सकता है. ये कहता है इन अ सिंपल सिचुएशन सपोज दैट अ फादर रेगुलरली पेज द डेट ऑफ हिज डॉटर टू द पर्टिकुलर शॉप, ही मे बी डिनाइड अ स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग दैट शी एक्ट्स. कहते हैं एक बाप अपनी बेटे के ना रोज के रोज खर्चे वो कहते हैं कि यार दे रहा होता शॉप वाले को, वो डिनाई कर सकता है फ्रॉम डिनाइंग दैट शी एक्ट एज एन एजेंट, सो दैट इफ ही डिसाइड दैट ही विल नॉट पे अ पर्टिकुलर बिल टू द शॉप फॉर हिज डॉटर, he may nevertheless be legally obliged to do so. उसको बेसिकली नोटिस देना पड़ता है, बताना पड़ेगा कि आज से मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं. हम इंशाल्लाह एजेंसी बाय नेसेसरी ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और सॉरी नेक्स्ट क्लास में एजेंसी बाय नेसेसरी से नेक्स्ट और हम कल इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस हम कर लेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंट एंड प्रिंसिपल.
ये कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये कल हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म की तरफ से भी हम मूव ऑन करेंगे। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी भी हम पढ़ेंगे, या एजेंसी कब टर्मिनेट होती है। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोशिश किया करें, फोकस किया करें, और साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न ही ऑब्जेक्टिव है, हर चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हुए वो लाजमी किया करें। कहीं से भी टॉपिक आप नेट पे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वर्ड एक अपना ब्रॉडर व्यू है आपका, एक हर चीज पहली पड़ी हुई है नेट के ऊपर, बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव अदर देन दिस भी बुक में मिल जाते हैं। कोशिश किया करें कम से कम, अगर बेशक असाइनमेंट्स वगैरह भी वो करें तो असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलती रहती है, वो असाइनमेंट्स में ये कि मजीद आपको क्लैरिटी हो जाती है। मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि कम से कम यार आप देखते तो हैं उन चीज़ों को, आप पूछें 10 बार पूछें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम चीज़ें क्लियर हों। इसका ये पर्पज सिर्फ नहीं है कि यार आपका सिर्फ पेपर पास है, आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि यार एक्चुअली लॉ क्या होता है। यहां तक सबको क्लियर है? चीफ फवाद सब कुछ क्लियर है? उसामा, एहसन, नदीम, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? फवाद आप कह रहे थे कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह दरमियान में आती हैं, तो एक ही तो मुझे स्टॉप कर दिया कि नहीं, और पूछ लिया करें ताकि मजीद वो किसी कंफ्यूजन के साथ ना आप आगे की तरफ ना जाएं, वहीं पर ये चीजें क्लियर हो जाएं। और हर चैप्टर के साथ कुछ मैं एग्जांपल्स, मैं बार बार मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, ये कुछ एग्जांपल्स मैं अगर छोड़ देता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, ये आप लोगों को पढ़े नहीं, क्योंकि हर एग्जांपल अगर मैं कोड कर दूं तो आपके जहन में वही रूटीन होती है। कुछ खुद से पढ़ेंगे, कुछ खुद से भी आपकी जहन में कुछ चीजें क्वेश्चन डेवलप होंगे, वो मेरे से पूछें, लेकिन मैं जानबूझ कर मैं कुछ एग्जाम्पल मैं खुद से छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ें उसको। और हर चैप्टर के एंड में ना क्वेश्चन एग्जाम्पल देखें, हर चैप्टर जैसे टॉपिक खत्म होता है ना, उसके एंड पर कुछ एग्जाम्पल इस तरह दिए होते हैं कि पूरी पूरी उसमें टॉपिक कवर हो रहा होता है। और हर चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लाजमी होते ही हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एजेंसी बाय, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटीज वगैरह हैं, एजेंसी बाय नेसेसरी से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलें इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके फॉर